आज हम लोग गियर ट्रेन्स पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। गियर ट्रेन्स में आमतौर पर दो टॉपिक पर न्यूमेरिकल मिलता है, कंपाउंड गियर ट्रेन और इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। जैसे ये सामने फिगर है, ये एक कंपाउंड गियर ट्रेन है। जब भी किसी एक सिंगल शाफ्ट पे दो गियर या दो से ज़्यादा गियर माउंट होते हैं तो हम उस गियर ट्रेन को कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम में या तो वेलोसिटी रेशियो पूछेगा या वेलोसिटी रेशियो में से किसी एक की वेलोसिटी या स्पीड देकर दूसरे की स्पीड पूछ लेगा, या ऐसे कह सकते हैं इनपुट की स्पीड देगा और आउटपुट गियर की स्पीड पूछ लेगा। तो कंपाउंड गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल, एकदम फॉर्मूला बेस होते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले थ्योरी करते समय देखा है कि स्पीड रेशियो बेसिकली होता है प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवन गियर्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर्स। अब ड्रिवन कौन है, ड्राइवर कौन है, हम ऐसे पहचानते हैं कि आप बस ये पहचानिए कि कौन सा गियर किसके साथ मैच में है। जैसे ए गियर बी के साथ मैच में है, सी गियर डी के साथ मैच में है और ई गियर एफ के साथ मैच में है। करेक्ट। जो गियर जिसके साथ मैच में है उस पेयर में से आपको पिक करना है कि ड्राइवर कौन है और ड्रिवन कौन है। जो स्पीड देगा वो ड्राइवर है और उसकी हेल्प से जो गियर घूमेगा वो ड्रिवन है। तो ए और बी में से ए ड्राइवर हो गया और बी हो गया ड्रिवन। तो आप देख सकते हो यहाँ ड्रिवन ऊपर आने थे तो बी ऊपर आ गया और ए नीचे चला गया। वैसे ही सी और डी में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ट्रांसफर ये है, तो आप देख सकते हो सी और डी में सी ड्राइवर होगा, डी ड्रिवन होगा। वैसे ही ई ड्राइवर होगा, एफ ड्रिवन होगा। तो जो ड्रिवन है वो सब ऊपर आ गए और जो ड्राइवर है वो नीचे चले गए। इनके तीथ को मल्टीप्लाई करने से हमें वेलोसिटी रेशियो मिलेगा, जो वेलोसिटी रेशियो होगा फर्स्ट और लास्ट गियर की स्पीड का रेशियो, फर्स्ट ड्राइवर टू लास्ट ड्रिवन, ऐसा कह सकते हैं। तो एन ए अपॉन एन एफ हो गया, जिसकी वैल्यू ये निकल के आई। एन ए गिवन है, यूज कर लिए रिलेशन और एन एफ निकाल दिया। सिंपल प्रॉब्लम है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि स्पीड रेशियो में फर्स्ट ड्राइवर और लास्ट ड्रिवन का रेशियो जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर्स गियर्स होगा। देखने का तरीका वही कि दो आपस में जो पेयरिंग कर रहे हैं या मैचिंग में है, उनमें से जो मोशन या जो पावर देगा वो ड्राइवर है और जिसको पावर मिलेगी वो ड्रिवन है। अब चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन पर। जैसे ये एक प्रॉब्लम है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की, जहां भी आर्म्स भी इन्वॉल्व हो जाएं आपको मोशन प्रोवाइड करने में, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो गियर ट्रेन होगी वो होगी इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में स्पीड या पावर ट्रांसमिट होती है गियर के कॉम्बिनेशन से, गियर के मैचिंग से, इसके अलावा आर्म से। जो आर्म होगी वो भी गियर को रोटेट कराएगी, या कह सकते हैं कि इस आर्म की हेल्प से गियर एक मूवेबल एक्सिस, एक रोटेटिंग एक्सिस पर रिवॉल्व करेगा। आमतौर पर अगर एक आर्म फिक्स होता तो कह सकते हैं कि गियर अपने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, लेकिन अगर आर्म लगी होगी तो कुछ ऐसे गियर्स भी होंगे जो आर्म्स की हेल्प से अपने रोटेटिंग एक्सिस पर रिवॉल्व करेंगे। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में वेलोसिटी रेशियो निकालना या किसी भी गियर की स्पीड निकालने के दो मेथड हैं, जिनमें से एक है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड और दूसरा है टेबुलर मेथड। और जो सिंपल और इजी स्टेप पड़ता है वो है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड पर आने से पहले एक चीज और ध्यान देंगे, आमतौर पर जितने भी गियर इन्वॉल्व होते हैं गियर ट्रेन में, उन सब के नंबर ऑफ टीथ क्वेश्चन में दिए जाते हैं। लेकिन कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी
जब वो गियर्स में से कुछ एक दो गियर ऐसे होंगे जिनके तीथ वो नहीं देगा। जैसे यहाँ देख सकते हो ए और डी के तीथ तो दिए हैं, जबकि बी और सी के तीथ नहीं दिए। इन सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री का। हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे जो इन सभी गियर्स की रेडियस या डायमीटर्स को एक दूसरे के साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश कराएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि गियर जो ए है उसकी डायमीटर, गियर बी की डायमीटर और गियर सी की डायमीटर को ऐड कर दें तो गियर डी की डायमीटर मिल जाती है। और क्योंकि ए और बी और सी आइडेंटिकल हैं तो बी और सी को इक्वेट कर दिया, तो इस इक्वेशन में अब तीन अननोन रह गए, ए बी और डी, जिसमें से ए और डी ऐसे ए और डी के तीथ दिए हुए हैं। एक्चुअली डायमीटर और नंबर ऑफ तीथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे कि आप जानते हो मॉड्यूल होता है D/T। तो किसी भी गियर के लिए जो भी दो गियर आपस में मैच हैं उनका मॉड्यूल सेम होना चाहिए। तो मॉड्यूल एक कांस्टेंट मॉड्यूल के लिए कह सकते हैं डायमीटर प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ तीथ के। इसीलिए जो रिलेशन डायमीटर में एस्टेब्लिश होगा वही रिलेशन एस्टेब्लिश होगा नंबर ऑफ तीथ के लिए, जिसमें ए और डी के तीथ दे रखे थे, वैल्यू डालने पर बी और सी गियर के तीथ आपको मिल गए। कहने का मतलब यह है कि मोस्टली प्रॉब्लम्स में आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है कि किसी गियर के तीथ ना दिए हों तो आप उस गियर ट्रेन में उनके अरेंजमेंट के हिसाब से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करें जियोमेट्री को ध्यान में रखते हुए जो उनके डायमीटर्स के बीच में होगा, और फिर उस रिलेशन को डायमीटर की जगह नंबर ऑफ तीथ में कन्वर्ट करें सेम मॉड्यूल के बिहाफ पर, और फिर अननोन्स को आप निकाल सकते हैं। अब अभी सभी गियर्स के नंबर ऑफ तीथ हमारे पास आ गए। अब चलते हैं टेबुलर मेथड पे। करते क्या है टेबुलर मेथड में, ये टेबल आपको ऑल टाइम याद रखनी है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होना। ये एक बेसिक रूटीन, एक बेसिक प्रोसेस है एक गियर ट्रेन के स्पीड को एग्जामिन करने के लिए। आमतौर पे होता क्या है कि हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में आर्म्स का इफेक्ट और गियर का इफेक्ट, मतलब कोई भी एक गियर को पावर दो तरीके से मिल रही होगी, गियर्स के थ्रू और आर्म्स के थ्रू। तो हम पहले यही मानते हैं कि आर्म्स की वजह से कोई पावर नहीं मिल रही, आर्म फिक्स है। फिर देखते हैं कि आर्म फिक्स है अगर, तो गियर की मदद से कितनी स्पीड या पावर ट्रांसमिट हो रही होगी, और फिर पहले यूनिट स्पीड के अकॉर्डिंग निकालेंगे, फिर एक्स स्पीड के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और फिर अपने आर्म्स को भी रोटेशन देंगे, और फिर आफ्टर दैट सब सेकंड और थर्ड स्टेप को ऐड करने पर फोर्थ स्टेप आएगा जो ओवरऑल स्पीड को बताएगा, और जो वैल्यूज न्यूमेरिकल में दी गई होंगी, जैसे गियर ए की स्पीड दे दी हो, बी या सी में से किसी की स्पीड या डी की स्पीड दी हो, तो गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्स और वाई को डिटरमाइन करेंगे और जिस गियर की स्पीड पूछी होगी वो निकालेंगे। अब बात आती है सबसे ज्यादा ध्यान रखने की कि पहला कॉलम आर्म का आएगा, करेक्ट है। गियर ए बी सी डी ये एक चैनल होगा ऑल टाइम, ये एक प्रोसेस है ऑल टाइम। ये प्रोसेस निकालने के लिए आपको गियर ट्रेन को समझना होगा कि ये एक प्रोसेस कैसा बना रहा है, चेन कैसा होगा, कि कहाँ से पावर कहाँ गई, किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप आप वो निकाल पाएं कि इनपुट टू आउटपुट जो चेन होगी वो क्या होगी। जैसे यहाँ देख सकते हो गियर ए अगर प्राइम मूवर से रोटेट कर रहा हो या मेन इनपुट ए हो, तो ए से बी और सी को स्पीड मिलेगी या पावर मिलेगी,
और बी और सी की हेल्प से डी को पावर मिलेगी। यानी प्रोसेस क्या हुआ, गियर ए से बी और सी कंपाउंड गियर है और फिर गियर डी पर। तो जिस प्रोसेस में इस आपने चेन बनाई होगी उसी प्रोसेस में यहां आपको कॉलम बनाने हैं। ठीक है, फिर प्लस या -1 मतलब यूनिट स्पीड देनी है। +1 देते इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, -1 इसका मतलब आप क्लॉकवाइज दे रहे हैं। 1 स्पीड अगर होगी तो आप देख सकते हो गियर ए बी के साथ जो रिलेशन कर रहा है, ए और बी एक्सटर्नल मैशिंग में है। एक्सटर्नल मैशिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल मैशिंग में एज ऑलवेज स्पीड और नंबर ऑफ टीथ के बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है। यानी एन बी अपॉन एन ए बराबर होगा -TA अपॉन TB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ए और बी एक्सटर्नल मैशिंग है, बाहर से मैश कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, इसीलिए माइनस साइन आया। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इसका मतलब एक गियर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अब माइनस लगा हुआ है तो अभी हम -1 स्पीड दे रहे हैं, यानी एन ए की वैल्यू अगर -1 हो जाए तो एन बी की वैल्यू हो जाएगी +TA अपॉन TB। ये आ गया एन बी की स्पीड। अब बी से डी कनेक्ट है, लेकिन बी और डी में आप देख सकते हो कि बी के इंटरनली कनेक्ट है। इसका मतलब ये मैशिंग कहलाएगी इंटरनल मैशिंग। तो इनके जो रिलेशन होगा उसमें बीच में माइनस नहीं आएगा। इस रिलेशन में बनेगा एन डी अपॉन एन बी इक्वल टू +K TB अपॉन TD। एन बी की वैल्यू यहाँ उठाएंगे, डाल देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिचुएशन आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ये। करेक्ट है भाई, एन डी अपॉन एन बी बराबर +K TB अपॉन TD। यहां से एन डी क्या होगा, TB अपॉन TD इंटू एन बी क्या है, TA अपॉन TB। सिंप्लीफाई कर लिया, TB कैंसिल हो गए, TA अपॉन TB। ये +1 स्पीड के -1 स्पीड के लिए था, -X स्पीड के लिए होता तो X का मल्टीप्लाई कर दिया, आर्म्स को भी रोटेशन दे दिया। आर्म्स का मतलब पूरा का पूरा अरेंजमेंट, पूरा की पूरा गियर ट्रेन आर्म की स्पीड से रोटेट करा दी जाए, और तो वो इफेक्ट आएगा आर्म की वजह से। ऊपर जो इफेक्ट आया वो आया गियर की वजह से। दोनों को ऐड कर दें तो नेट इफेक्ट आ जाएगा, और नेट इफेक्ट आया ये। अब जो वैल्यूज दे रखी हैं इसमें, जैसे कि गियर 1 एक रिवॉल्यूशन घूम रहा है, 1 रिवॉल्यूशन, तो उसकी वैल्यू गियर ए की जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू 1 रख दी, -1। और कंडीशन ये दी गई है कि गियर ए 1 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी -1 स्पीड, और डी घूम रहा है हाफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। हाफ एंटी क्लॉकवाइज यानी +½ यानी डी की जो वैल्यू आई है उसे बराबर डाल दिया आपने +½ के, और ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज यानी -1 हो गई उसकी वैल्यू। तो जो ए की वैल्यू आई है आफ्टर ऑल उसे -1 के इक्वेट कर दिया, और डी की जो वैल्यू है उसे इक्वेट कर दिया +½ के। तो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद आपसे जो स्पीड पूछी गई है जिसकी, उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में पूछी गई है स्पीड आर्म्स की। आर्म की स्पीड कितनी आनी है, आर्म की स्पीड है y। तो जो इक्वेशन को सॉल्व करके y में जो आंसर आएगा, जो y का आंसर होगा वही आपका, जैसे यहाँ सॉल्व करने पर देख सकते हैं y की वैल्यू आ रही है -0.04, तो स्पीड ऑफ हो गई 0.04, क्योंकि आपने -y ली है तो -y ली है, y की वैल्यू आ गई -0.04, तो -y की वैल्यू कितनी हो गई, +0.04, तो +0.04 हो गई, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गई। रिवॉल्यूशन कितना हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये प्रॉब्लम ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी दे रखा है कि आर्म और गियर ए -1 रिवॉल्यूशन से घूम रहा है,
एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और गियर डी स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब फिक्स है, तो गियर डी की स्पीड जो थी ओवरऑल उसे इक्वल टू 0 कर दिया, और पहली वाली ए की इक्वेशन को -1 के इक्वल रख दिया। दोनों को सॉल्व करके फिर से एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। जो वैल्यू आएगी वाई की, हमें तो वाई की अगर -y चाहिए इस अकॉर्डिंग, तो जो वैल्यू आएगी, अगर ओवरऑल माइनस आती है तो क्लॉकवाइज, और ओवरऑल प्लस आती है तो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप, कहने का पर्पज़ ये है कि आपको गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्स और वाई अननोन्स डिटरमाइन करने होंगे, और फिर जो वैल्यू जिस गियर की स्पीड आपको जाननी होगी उस गियर की लास्ट वाले रो में एक्स और वैल्यू वाई की वैल्यू डालकर आप ओवरऑल स्पीड निकाल सकते हैं। ये तरीका है गियर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का सॉल्व करने का। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आफ्टर ऑल एक ही तरीका यही है कि आपको ये पिक करना होगा कि इनपुट से आउटपुट गियर का जो अरेंजमेंट है, जो चेन है, वो क्या है। एक और एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए आप कॉल कर सकते हैं। ओके।